Assalamu alaikum. My name is Misbah Jabbar. Welcome to DPS online classes. In this lecture, we will discuss real and apparent weight and weightlessness in satellites and gravity-free system. ये टॉपिक्स चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन से हैं। आपने फील किया होगा कि जब आप लिफ्ट में अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करते हैं तो डाउनवर्ड मूव करते हुए आप खुद को लाइटर फील करते हैं, अपना वेट कम महसूस होता है आपको। इसी तरह ऊपर की तरफ जब लिफ्ट मूव करती है तो आपको अपना वेट ज़्यादा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है ये आज हम इस टॉपिक में समझेंगे, रियल और अपेरेंट वेट के कॉन्सेप्ट से। तो पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि इस टॉपिक को समझने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए सपोज एक ट्रेन में बैठा हुआ कोई पर्सन एक बॉल को अपर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फेंकता है और वो बॉल जब नीचे की तरफ आती है तो उसको कैच कर लेता है। अब ट्रेन में बैठे हुए एक ऑब्जर्वर के लिए उस बॉल ने जो पाथ मूव किया है वो बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड और फिर स्ट्रेट डाउनवर्ड है, जैसा कि इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है। जबकि एक दूसरा ऑब्जर्वर जो कि एक स्टेशन पे खड़ा है उसके लिए वही जो इवेंट था, यानी बॉल का अपवर्ड थ्रो करना और फिर वापस नीचे आना, उसको एक पैराबोलिक पाथ की सूरत में नज़र आता है, जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं। अब इवेंट एक है लेकिन दो ऑब्जर्वर्स के लिए उसकी ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ऐसा इसलिए होता है कि दोनों ऑब्जर्वर्स का फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मुराद हम ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम कह सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग कोई भी शख्स किसी इवेंट को डिस्क्राइब करता है। इसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, A frame of reference is a set of coordinates that can be used to determine positions and velocities of object in that frame. Frame of reference दो तरह के होते हैं। पहला है नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। नॉन एक्सेलरेटिंग से मुराद ये कि जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है कि उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, या ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम भी कहते हैं। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर एक्सेलरेशन इज जीरो इज कॉल्ड नॉन एक्सेलरेटिंग और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जांपल अ बस मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या इनर्शियल फ्रेम है। दूसरा है एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस से मुराद ये है कि जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा हो, तो ऐसे फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस को हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस कहते हैं। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। जैसा कि यहाँ पे ये कार जो है ये स्पीड के साथ एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए पास किया है इसने, तो ये एक्सेलरेट कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब हम देखते हैं कि रियल वेट क्या है। रियल वेट सिंपली किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो एक्ट कर रही होती है उसको हम रियल वेट कहते हैं। इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। कोई भी बॉडी अर्थ के सरफेस के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है वो उसका वेट होती है। इट इज़ वेट ऑफ अ पर्सन इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो वेट होता है किसी बॉडी का उसको रियल वेट हम कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय W। अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट से मुराद है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो किसी बॉडी का वेट होता है उसे हम अपेरेंट वेट कहते हैं। वेट मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस इज अपेरेंट वेट। मसलन स्प्रिंग बैलेंस से जब आप किसी भी बॉडी का वेट मेजर करते हैं तो स्प्रिंग बैलेंस की जो स्केल जो रीडिंग यहाँ पे देता है वो रीडिंग उसके अपेरेंट वेट के इक्वल होती है।
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। रियल वेट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, अपेरेंट वेट को हम T से रिप्रेजेंट करेंगे। रियल वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अपेरेंट वेट इज द रीडिंग ऑन द स्केल ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। एलिवेटर्स हमें मालूम है कि लोगों को और चीज़ों को अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैरी करने के लिए, मूव करवाने के लिए यूज़ होते हैं। अब एलिवेटर्स जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अब यही एलिवेटर जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसमें अब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। अब ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब चूंकि ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो इसमें जो अपैरेंट वेट होगा बॉडी का वो चेंज होगा। इन एलिवेटर्स अपैरेंट वेट ऑफ अ बॉडी चेंज। तो अब हम रियल वेट और अपैरेंट वेट को समझने के लिए एलिवेटर या लिफ्ट की ही एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मुख्तलिफ केसेस उसके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस है लिफ्ट एट रेस्ट। सपोज ये हमारे पास एक लिफ्ट है, लिफ्ट में हमने एक स्प्रिंग बैलेंस हैंग किया हुआ है जिसके साथ एक वेट अटैच्ड है और लिफ्ट के अंदर ये एक ऑब्जर्वर है। अब स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर जो हमें रीडिंग दिखाई देगी वो उसका अपैरेंट वेट होगा इस वेट का। अब इनिशियली ये लिफ्ट एट रेस्ट पोजीशन पे है। रेस्ट पोजीशन में जो टेंशन है यानी इस स्प्रिंग बैलेंस की जो टेंशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और वेट जो है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब रेस्ट पोजीशन में एक्सेलरेशन 0 होगा, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगी वो हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन से उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, F इज इक्वल टू ma। नेट फोर्स से मुराद यहाँ पे टोटल कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक टेंशन है और एक वेट है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि ये लिफ्ट रेस्ट पोजीशन पे है। तो फोर्स जो है हमारे पास वो आ जाएगी T माइनस W क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, इज इक्वल टू ma। अब एक्सेलरेशन चूंकि 0 है, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, यानी T माइनस W हमारे पास आ जाएगा 0 के। और फिर जब हम इस W को यानी वेट को दूसरी तरफ इक्वेशन के शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा T इज इक्वल टू W। T इज अपैरेंट वेट एंड W इज रियल वेट। सो इस केस में अपैरेंट वेट इक्वल है रियल वेट के, जो कि वेट इक्वल होता है mg के। सो अपैरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट, यानी नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्प्रिंग बैलेंस जो रीडिंग देगा हमें अपैरेंट वेट की वो उसके रियल वेट के इक्वल ही होगी, यानी नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेट जो होगा अपैरेंट वेट रियल वेट के इक्वल होगा। अब दूसरा केस हमारे पास है लिफ्ट मूविंग अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन a। सपोज हमारे पास ये लिफ्ट है जिसमें स्प्रिंग बैलेंस हैंग किया हुआ है, ऑब्जर्वर है और अब ये लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है। यहाँ पे जो टेंशन है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो नेट फोर्स हम यहाँ पे फाइंड करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे फोर्स फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, T माइनस W इज इक्वल टू ma। अब चूंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो ये इक्वेशन ऐसे ही रहेगी। इस वेट को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे पास ये बन जाएगी T इज इक्वल टू W प्लस ma। T इज अपैरेंट वेट, W इज रियल वेट और रियल वेट के साथ एक और टर्म ऐड हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अपैरेंट वेट इस केस में रियल वेट से ज्यादा है क्योंकि रियल वेट में एक और टर्म उसमें ऐड हो रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अपैरेंट वेट इज ग्रेटर देन रियल वेट बाय एन अमाउंट ma। जब कोई बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी तो उसका अपैरेंट वेट उसके रियल वेट से बाय एन अमाउंट ma ज्यादा होगा। अब थर्ड केस है हमारे पास लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन a। अब लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन है, स्प्रिंग बैलेंस हैंग है, उसमें ऑब्जर्वर मौजूद है, वेट हमने एक अटैच किया हुआ है, टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी।
अब इसकी मोशन डाउनवर्ड है, ये एक्सेलरेट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स यहाँ पे F इज इक्वल टू ma। अब यहाँ पे हम चूंकि ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है तो फोर्स हम यूँ लिखेंगे W माइनस टी इज इक्वल टू ma। अब यहाँ पे हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है अपेरेंट वेट की, तो इक्वेशन को हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे इस तरह से, t को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ma को हम इक्वेशन के इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इक्वेशन यूँ हमारे पास आ जाएगी t इज इक्वल टू W माइनस ma। अब आप देखें कि अपेरेंट वेट यानी t इज इक्वल टू रियल वेट में से एक अमाउंट माइनस हो रही है, यानी अपेरेंट वेट इस केस में रियल वेट से कम होगा बाय एन अमाउंट ma। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं अपेरेंट वेट इज लेस देन रियल वेट बाय एन अमाउंट ma। तो जब कोई बॉडी डाउनवर्ड एक्सेलरेट करती है एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उसका अपेरेंट वेट उसके रियल वेट से कम होता है। यही वजह है कि जब आप लिफ्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आपको अपना वेट हल्का महसूस होता है। अब इसका लास्ट केस हम देखते हैं, लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली। फ्रीली फॉलिंग से मुराद ये है कि सपोज इस लिफ्ट की जो स्प्रिंग थी वो टूट जाती है अगर, तो अब ये लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है, लेकिन अब इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, यानी इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होगा, ग्रेविटी की वजह से ये एक्सेलरेट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसे केस को हम कहते हैं फ्री फॉल या फॉलिंग फ्रीली हम इसको कहेंगे। When only force acting on a body is gravity, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं फ्री फॉल कंडीशन। इस केस में एक्सेलरेशन इक्वल होगा g के, यानी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से या फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका अपेरेंट वेट क्या होगा। नेट फोर्स के लिए हम F इज इक्वल टू ma सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करते हैं। बॉडी चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो यहाँ पे हम लिखेंगे W माइनस टी, टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड होगी जो स्प्रिंग बैलेंस की, और वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। W माइनस टी इज इक्वल टू ma। अब a की जगह पे हम g पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी W माइनस टी इज इक्वल टू mg। अब हमने यहाँ पे t की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि अपेरेंट वेट है, तो इस इक्वेशन को थोड़ा हम सेट करेंगे। t को आप इक्वेशन के इस तरफ शिफ्ट कर दें, ये पॉजिटिव हो जाएगा, mg को इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इक्वेशन यूँ बन जाएगी t इज इक्वल टू W माइनस mg। अब वेट जो है ये mg के इक्वल होता है तो यहाँ पे हम mg पुट कर देंगे, t इज इक्वल टू mg माइनस mg। mg पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों टर्म्स कैंसिल होने से अपेरेंट वेट हमारे पास 0 आ जाएगा। यानी इस कंडीशन में जब लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है तो लिफ्ट के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हैं, वो सब उस एक खास मोमेंट ऑफ टाइम में वेटलेस फील करेंगे, उनका अपेरेंट वेट 0 हो जाएगा। सो अपेरेंट वेट इज इक्वल टू 0 इन दिस केस। जब कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही होती है, फ्रीली फॉल कर रही होती है, तो उसका अपेरेंट वेट 0 होता है और उसको हम वेटलेसनेस की कंडीशन भी कहते हैं। अब हम इन चारों केसेस को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला केस के लिफ्ट रेस्ट पोजीशन पे है, तो रेस्ट पोजीशन पे होने की वजह से उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, तो ऐसे केस में जो अपेरेंट वेट है वो रियल वेट के इक्वल होगा। सेकंड केस है कि लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, तो ऐसे सिचुएशन में अपेरेंट वेट ग्रेटर होगा रियल वेट से। अब थर्ड केस में लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस केस में अपेरेंट वेट कम होगा रियल वेट से। और लास्ट वन, जब लिफ्ट फ्री फॉल कंडीशन में होती है तो बॉडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसमें प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो इस केस में जो अपेरेंट वेट होगा लिफ्ट के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट्स का वो 0 होगा। तो इस तरह से हम इस केस को कह सकते हैं कि ये वेटलेसनेस की कंडीशन है। वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम्स।
वेटलेसनेस हमने अभी देखा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कंडीशन में होता है, यानी जो एक फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है सिर्फ वो ग्रेविटी होती है, तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद जितनी भी चीज़ें होंगी वो वेटलेसनेस की कंडीशन में होती हैं। सैटेलाइट्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल भी और आर्टिफिशियल भी। नेचुरल सैटेलाइट्स जो प्लैनेट्स के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं नेचुरली, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हम खुद ऑर्बिट्स में जिनको लॉन्च करते हैं। और इसको अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम किसी सैटेलाइट को या किसी स्पेसशिप को हम ज़मीन के गिर्द ऑर्बिट्स में लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्थ के गिर्द एक खास हाइट से हम सपोज सबसे पहले किसी सैटेलाइट को या किसी स्पेसशिप को हम लॉन्च करते हैं। सबसे पहले एक लो स्पीड के साथ जब आप उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लो स्पीड देते हैं तो आप देखते हैं कि एक स्मॉल कर्व मूव करता हुआ ये दोबारा अर्थ पे आ जाता है। तो इसकी जो फ्री फॉल की कंडीशन होगी, स्टेट होगी, वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इतनी स्टेट इसकी फ्री फॉल की होगी और ये वापस अर्थ पे आ जाता है। अब अगर आप इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड को बढ़ा देते हैं तो आप देखते हैं कि ये कर्व इसका जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन दोबारा ये फिर अर्थ के ऊपर ही आ जाता है। अब आप स्पीड और इंक्रीज कर देते हैं तो ये कर्व इसके पाथ का जो है ये और इंक्रीज हो जाता है, लेकिन ये फिर अर्थ के ऊपर ही आ जाता है। तो जब आप इसकी स्पीड और बढ़ा देते हैं, इतनी बढ़ा देते हैं कि इसका जो पाथ है उसका कर्वेचर अर्थ के कर्वेचर के साथ मैच हो जाता है, तो अब ये अर्थ की तरफ नहीं आता बल्कि ये अर्थ के गिर्द एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करना शुरू कर देता है, यानी रेपिटेटिव मोशन इसकी शुरू हो जाती है। तो अब ये कॉन्टिन्यूसली एक फ्री फॉल कंडीशन में आ जाता है। जब आप इसको एक हाई स्पीड के साथ लॉन्च करते हैं तो इसके पाथ का कर्वेचर अर्थ के कर्वेचर के साथ मिल जाता है। If object is thrown fast enough parallel to the earth, the curvature of its path will match the curvature of the earth. In this case, the spaceship will simply circle the earth. अब इसी को हम दोबारा से देखते हैं कि अर्थ को सपोज आप एक खास हाइट से किसी सैटेलाइट को या किसी स्पेसशिप को आप लॉन्च करते हैं। अगर आप उसको कम स्पीड देते हैं तो आप देखते हैं कि जो उसका फ्री फॉल का स्टेट है वो सिर्फ इतना सा है और ये दोबारा अर्थ पे आ जाता है। ये जो ए पाथ है जब आपने कम स्पीड इसको प्रोवाइड की, और जब आप इसको ज़्यादा स्पीड के साथ लॉन्च करते हैं तो उसके पाथ का जो कर्वेचर है वो अर्थ के कर्वेचर के साथ मिलने की वजह से वो एक सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करना शुरू कर देता है। तो अब ये कांस्टेंट जब फ्री फॉल स्टेट में आ जाता है तो जो भी चीज़ें स्पेसशिप के अंदर या सैटेलाइट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो वेटलेसनेस की कंडीशन एक्सपीरियंस करेंगे। When the satellite is falling freely, everything within this freely falling system will appear to be weightless. Weightlessness inside a spaceship. अब स्पेसशिप जब अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करती है तो वो एक फ्री फॉल कंडीशन में होती है। अब उसके अंदर जो भी एस्ट्रोनॉट्स हैं या जो भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सब उस फ्री फॉल कंडीशन की वजह से उनका अपेरेंट वेट ज़ीरो हो जाता है, जिसकी वजह से वो वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रियल वेट इज सिंपली फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के ऊपर अर्थ के सरफेस पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है उसको हम उसका रियल वेट कहते हैं। Apparent weight is the weight in accelerating frame of reference. Accelerating frame of reference में जो weight के अंदर changes आती हैं, यानी spring balance पे जो reading weight की show होती है उसको हम apparent weight कहते हैं। और real weight simply force of gravity जो act कर रही होती है body के ऊपर वो होता है। Free fall is when only force acting on the body is gravity. Free fall condition हम उस condition को कहते हैं, उस state को कहते हैं, उस state of motion को कहते हैं जब बॉडी सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से मूव कर रही होती है। वेटलेसनेस इज कॉज्ड बाय फ्री फॉल कंडीशन। फ्री फॉल कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा होता है उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका अपेरेंट वेट ज़ीरो होने की वजह से वो वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करते हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट्स विद इन द स्पेसशिप अपीयर टू बी वेटलेस बिकॉज ऑफ फ्री फॉल।
जैसा कि हमने पहले भी देखा कि स्पेसशिप जो कि फ्री फॉल कंडीशन में होती है, उसके अंदर जो भी एस्ट्रोनॉट्स या जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेटलेस होते हैं। ये एक असाइनमेंट है जो कि आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए है। कुछ MCQs हैं जिन्हें आप खुद सॉल्व करेंगे। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन इज a man of weight W is standing on an elevator which is ascending with an acceleration a. The apparent weight of the man is mg, mg minus ma, mg plus ma, mg minus ma. अपवर्ड डायरेक्शन में जब एलिवेटर मूव कर रहा होगा तो उसका अपैरेंट वेट क्या होगा। Second one is a body of 2 kg is suspended from the ceiling of an elevator moving up with an acceleration g. Its apparent weight in the elevator will be 9.8 Newton, 19.6 Newton, 129.4 Newton, 39.2 Newton. Third one is if a body of mass 10 kg is allowed to fall freely, its weight becomes 0, 89 Newton, 9.8 Newton, 10 Newton. That's all about today's lesson. I hope you have understood the concept of real weight, apparent weight and weightlessness. Thank you very much.